सोसाइटी है ये जीएस मीन्स पेपर वन में। और दूसरी बात ये है कि सर इसका जो अप्रोक्सीमेट वेटेज होता है हर साल का जो हम देखते हैं, दैट इज समथिंग बिटवीन 70 to 85 मार्क्स। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट चंक है। 70 to 85 मार्क्स का मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज मिनिमम जब सबसे कम आए हैं तो 3 और मैक्सिमम 6 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे ही पूछे हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग बिटवीन 3 to 6 क्वेश्चंस in the mains. The good thing about this entire Indian society is that it is a static plus dynamic area. स्टैटिक प्लस डायनेमिक का मतलब ये है कि अगर आपने जो स्टैटिक एरिया है उसको थ्योरी को अच्छे से कर लिया तो उसके बाद सिर्फ आपको बिल्ड करना है, जो कि आप करंट अफेयर से बहुत इजीली कर सकते हैं। और स्टैटिक डायनेमिक में अगर मैं इसमें भी वेटेज आपको बताऊं ना तो ऑलमोस्ट 85% स्टैटिक है, 15% डायनेमिक है। कि बहुत ही रेयर होता है कि सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज डायनेमिक आ गई जो आपको न्यूज़पेपर से करनी पड़े। बट 85% सिलेबस अगर आपने ढंग से कर लिया, जो टॉपिक्स हैं हमारे यूपीएससी में सिलेबस में दिए हुए, तो आप क्वेश्चन तो कम से कम आराम से बना सकते हो। 15% अगर आप थोड़ा सा डायनेमिक पार्ट अगर ऐड भी कर लेते हो अखबारों से ना, तो वैल्यू ऐड हो जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। अदरवाइज ये एरिया बड़ा मैनेजेबल है इजीली। पहली बात ठीक है जी। अब आते हैं जी टॉपिक वन पे। देखो हमारे सिलेबस में टॉपिक नंबर 1 लिखा है जी, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये मैंने वर्बेटिम वो लिख दिया जो यूपीएससी ने शब्द लिखे हैं अपने वहां पर। एक एक करके समझते हैं सर। वर्ड सेलिएंट का क्या मतलब होता है? वर्ड सेलिएंट का सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर ये मतलब जो होता है वो होता है कि कौन से प्रोमिनेंट फीचर्स हैं। प्रोमिनेंट बोले तो कि कौन से नोटिसेबल है, यानी कि जो बहुत विजिबल है, नोटिसेबल है, वो एस्पेक्ट्स क्या हैं। ये पॉइंट मैंने कैसे इन्फर किया? ये मैंने इसलिए इन्फर किया क्योंकि अगर आप पीवाई क्यूज देखते हो इस टॉपिक के जो है स्पेसिफिकली, तो उनसे ये क्लियर कट शब्द समझ आता है हमारे को कि यूपीएससी वर्ड सेलिएंट से प्रोमिनेंट नोटिसेबल एस्पेक्ट्स आपसे पूछना चाहती है। किस चीज के? वो भी हम आते हैं उस पर। दूसरा वर्ड है यहाँ पे फीचर्स। फीचर का क्या मतलब है? यहाँ पर फीचर का मतलब है एट्रीब्यूट, यानी कि प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट, नोटिसेबल एट्रीब्यूट्स। कौन से एट्रीब्यूट्स? दैट डिफाइन इंडियन सोसाइटी। इंडिया की जो सोसाइटी है उसको डिफाइन करने वाले नोटिसेबल फीचर्स, नोटिसेबल एट्रीब्यूट्स, प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट्स या प्रोमिनेंट एस्पेक्ट्स बिल्ड होता जा रहा है सिलेबस, ध्यान से ऑब्जर्व कर। तीसरा वर्ड है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी का मतलब यहाँ पर ये है इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर, इंडियन सोसाइटी का बिहेवियर, इंडियन सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस और इंडियन सोसाइटी के वैल्यूज जो इंडियन लाइफ को शेप करते हैं। तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड, वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में किस प्रकार का बिहेवियर जो स्ट्रक्चर है वो शो करता है, वो बिहेवियर का लिंक इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या है। तो स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर, उसका लिंक इंस्टीट्यूशंस के साथ, और वो कैसे आज की डेट में इंडियन सोसाइटी की जो इंडिया की पूरी लाइफ है, इंडिया के लोगों का जो वैल्यू सिस्टम है उसको डिफाइन करता है। तो यहाँ पर ये तीन शब्दों से एक चीज हमारी बहुत क्लियर कट बन गई कि हमारे को सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो यूपीएससी ने शब्द लिखा है उसका मतलब ये है कि प्रोमिनेंट नोटिसेबल एट्रीब्यूट्स हमारे इंडियन सोसाइटी के, जिसके तहत हमारे को इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर, उसका लिंक विद इंस्टीट्यूशंस और उसका इम्पैक्ट ऑन दी इंडियन लाइफ में जो डे टू डे वैल्यूज हैं वो क्या है। अब आते हैं इस पॉइंट पे, डाइवर्सिटी पे। वर्ड डाइवर्सिटी का यहाँ पर मतलब क्या है जी? यहाँ पर मतलब ये है कि किस प्रकार से वेरिएशन है। डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन। वेरिएशन किस चीज में? खास करके वेरिएशन है यहाँ पर सर लिंग्विस्टिक वेरिएशन। वेरिएशन है यहाँ पर लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज का। इसके साथ साथ वेरिएशन है यहाँ पर सर सबसे इंपॉर्टेंटली रिलीजन का, कि किस प्रकार से इंडिया में रिलीजियस डाइवर्सिटी है, रिलीजियस वेरिएशन है। कल्चरल तीसरा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंटली रीजनल, रीजनल। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंटली एथनिक। लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कल्चरल, रीजनल, एथनिक। अब आप कहोगे ये पांच मैंने कैसे निकाले? पीवाई क्यू से बेटा। जो पीवाई क्यूज हैं हमारे लिए वो एक इंसाइट है।
वो हमें समझाता है कि पीवाईक्यूज के बेसिस पे हमें पता चलता है कि ये टाइप के थॉट प्रोसेस यूपीएससी के दिमाग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन, रिलीजियस डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन, कल्चरल रीजनल एथनिक डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, आए हैं, आगे भी आएंगे। अब यहाँ पर जब इन्होंने वर्ड इंडिया यूज किया, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का मतलब यहाँ पर दो है सर। आप कहोगे कि ये वर्ड इंडिया पे क्यों इतना एम्फोसाइज करना, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि सिर्फ जोग्राफिकली इंडिया को नहीं देखना है हमें, क्योंकि बेटा जब हम सोसाइटी पढ़ते हैं तो इंडिया को सोसाइटी में हमें उस समय सिविलाइजेशनली भी देखना है। और सिविलाइजेशनली हम इसलिए देखते हैं क्योंकि इंडिया की जो सोशल वैल्यूज हैं, वो सोशल वैल्यूज आज की डेट में पूरी की पूरी सिविलाइजेशनली हमारे सिविलाइजेशन से आई हैं। तो इस रीजन से यहाँ पर आपको एक हिस्टोरिक स्टडी करनी है कि हमारी वैल्यूज इवॉल्व कैसे हुई, हमारी वैल्यूज बनी कैसे, उन वैल्यूज में हर हिस्टोरिक पीरियड में चेंज कैसे आया। और आज भी जैसे एक हिस्टोरिक पीरियड चल रहा है, द डिजिटल एज ऑफ सोशल मीडिया, तो इस एज में भी वैल्यूज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर सर अब हमारा मीनिंग बड़ा क्लियर है पूरे उसको देखने के बाद। मीनिंग में आप एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पर, दिस पॉइंट ऑफ द सिलेबस focuses on essential elements that define India's social fabric, where diversity is central. Diversity is central to understanding policy challenges and social resilience. And social resilience. ठीक है जी। अब आपके सामने यहाँ पर देखो पास्ट ईयर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ब्रीफली, आप उनको एक बार रीड करो अपने वर्कबुक में। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है जी, व्हाट आर द कंटिन्यूइंग चैलेंजेस टू इंडियन सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म इवॉल्व हमारे सोशली कैसे हुआ पूरी सोसाइटी में, उसको लेके क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस प्रकार का एक सवाल पूछा है। फिर इन्होंने पूछा है कि विद ग्रोइंग डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी डू यू थिंक टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस आर अंडर स्ट्रेस। क्योंकि जिस प्रकार से सोसाइटी की डाइवर्सिटी बढ़ रही है, क्या उससे ऐसा लगता है कि भाई जो हमारे सोसाइटी का एक कोर वैल्यू है टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस, क्या वो स्ट्रेस में आ रहा है। तीसरा यहाँ पर ये है कि भाई इंडियन सोसाइटी हैज ट्रेडिशनली बीन पेट्रियार्कल, हाउ डू यू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कि क्या हमारी सोसाइटी सिर्फ पेट्रियार्कल है। नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स हैं और कई वहां पर ऐसे कल्चर्स हैं जहां पर सोसाइटी मेट्रीलिनियल है, मेट्रियार्कल है। शादी के बाद लड़का जो है लड़की के पेरेंट्स के घर जाता है, रादर देन वाइसा वर्सा। सोचो आप, तो डाइवर्सिटी है सोसाइटी, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना। तो ये जो बेसिक ब्रॉड टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कीपिंग देम इन माइंड एंड कीपिंग द सिलेबस इन माइंड, यहाँ पर अगर हम देखें तो व्हाट इज द फोरसाइट दैट वी डेवलप। सर द फोरसाइट दैट वी डेवलप इज दैट देयर कुड बी क्वेश्चंस टुडे ऑन नंबर वन, challenges to Indian values due to polarization। ये एक हमारे को इनसाइट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सिलेबस से मिलता है कि जिस हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है आने वाले 1 से 2 सालों में, यानी कि इस साल भी और अगले साल भी प्रॉबेबली वो आपसे इस थॉट पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन वैल्यूज पे पोलराइजेशन का क्या चैलेंज है। सोसाइटी में पोलराइजेशन होती है, आपके आसपास रोज न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल्स दिखते हैं, थोड़ा सा आगे इसको लेके थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा, एक ये टेंडेंसी पे जो नई वैल्यू सिस्टम हमारे सोसाइटी में इमर्ज हो रहा है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, राइजिंग इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिव फैमिली आइडेंटिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो आप। कलेक्टिव फैमिली आइडेंटिटी ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इस कारण से है क्योंकि आज की डेट में हम अर्बन एरियाज में, और अभी हम बात करेंगे आगे जाके, एक अर्बनाइजेशन भी टॉपिक है। अर्बन एरियाज में सबसे इंपॉर्टेंटली इंडिविजुअलिज्म टेंडेंसी बढ़ रही है।
तो क्या उससे हमारी कलेक्टिव फैमिली आइडेंटिटी, जो कलेक्टिविज्म की आइडेंटिटी और वैल्यू है, क्या उस पर किसी प्रकार का स्ट्रेस या वो आ रहा है या नहीं आ रहा? तो वो चीज पे आपको यहाँ पर सवाल आ सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पर आपका सवाल आ सकता है कि किस तरीके से देर इज अ चैलेंज टुडे टू द डोमिनेंट कास्ट एस्पेक्ट इन डाइवर्सिटी। अभी आपको पता है कि कास्ट सेंसस को लेके इतनी चर्चा जो है एकदम सडनली बढ़ गई है। नेता विपक्ष हमारे जो हैं वो भी काफी चर्चा करते रहते हैं इसके बारे में। सरकार ने भी बोला कास्ट सेंसस होगा, सेंसस अनाउंस भी हो गया है। उसको लेके यहाँ पर कि कास्ट एस्पेक्ट और डाइवर्सिटी का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत हाई है। ये चीज याद रखिएगा। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ा टॉपिक है सिलेबस का, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आए भी हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ईयर कम से कम जब से वुमेन रिजर्वेशन बिल आया तब से और इंपॉर्टेंट हो गया। एक एक वर्ड को समझते हैं। वर्ड रोल, यहाँ पर ये जो वर्ड रोल है इसका मतलब ये है कि सर कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो चीज है किसकी, वुमन को लेके। वुमन का कंट्रीब्यूशन, वुमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सोसाइटी में हम उसको किस नजरिए से विजुअलाइज करते हैं। यहाँ पर रोल से एक वर्ड और हमें समझ आता है अगर हम ध्यान से सिलेबस को विद रिस्पेक्ट टू पीवाईक्यूज एनालाइज करें, कि कई बार क्वेश्चन रोल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन पे भी आता है, कि वुमन का रिप्रेजेंटेशन इंडिया की सोसाइटी में क्या है, वुमन का कंट्रीब्यूशन इंडिया की सोसाइटी में क्या है, वुमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया सोसाइटी में किस तरीके से सोसाइटी ने विजुअलाइज करी है, किस तरीके से वो विजुअलाइज होने के बाद मैनिफेस्ट कर रही है। दोनों में फर्क है। आपके स्क्रिप्चर्स हैं, आपके आज की डेट में सीक्रेट टेक्स्ट्स हैं, आपकी आज की डेट में हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स हैं, ये सब वुमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ तरीके से विजुअलाइज करते हैं, लेकिन वुमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी अलग तरीके से विजुअलाइज होती हुई दिखती है। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर दूसरा वर्ड है सर वुमन। इस वर्ड के ऊपर चर्चा इसलिए करने की आवश्यकता है क्योंकि सर यहाँ पर वुमन को हम सिर्फ एक जेंडर एज अ कैटेगरी नहीं देख रहे। ये एक मिसकंसेप्शन है जो आपको यहाँ पर रिमूव करना है। जेंडर एज अ कैटेगरी नहीं देख रहे का मतलब ये है कि वुमन इज नॉट सीन इन द सिलेबस हियर एंड स्पेसिफिकली इन द क्वेश्चन एज एन आइसोलेटेड आइडेंटिटी एज अ जेंडर। यहाँ पर वुमन को हमेशा जो है मेल जेंडर के साथ देखा गया है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना वो इस प्रकार से डिजाइंड है कि किस तरीके से जो मेल जेंडर है उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिनलाइजेशन या रिमूवल ऑफ मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमन में रहा है। तो ये चीज को समझने की कोशिश करो। द रिलेशनशिप बिटवीन वुमन एंड मैन इज ऑलवेज हियर इन कंपैरिजन। So that's why gender is not treated as a separate category where woman is seen as an isolated entity or an isolated identity. Woman is always seen with respect to the male gender. इसीलिए इसमें इस टॉपिक में एक बार इन्होंने क्वेश्चन भी इस प्रकार का इतना टेढ़ा दे दिया कि वुमन ऑर्गेनाइजेशंस में मेल मेंबरशिप क्यों इनकरेज करनी चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट ईयर्स में। तो इस चीज से समझो, क्योंकि यहाँ पर वुमन को वो इस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा कि भाई वुमन है उसका सिर्फ मार्जिनलाइजेशन। वो ट्रीट ये करने की पूछ रहा है कि किस तरीके से मेल मेंबरशिप जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आज की डेट में एज अ कैटेगरी, जेंडर कैटेगरी इन देयर मार्जिनलाइजेशन, या किस तरीके से मेल मेंबरशिप अगर इनकरेज भी होती है मान लो, तो इनकरेज होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसके बाद जो जेंडर एज अ कैटेगरी है उस पर इंपैक्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि डोंट ट्रीट द वर्ड वुमन एज एन आइसोलेटेड वर्ड। Third word here is woman organization. The word woman organization in this context means कि civil society organizations related to women, NGOs related to women, state के created groups related to women, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वुमन के राइट्स को लेके और वुमन के एम्पावरमेंट को लेके। तो वुमन के राइट्स और वुमन के एम्पावरमेंट में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, स्टेट क्रिएटेड ग्रुप्स, इनका वुमन राइट्स को प्रमोट करना, वुमन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना, दोनों जगह पर क्या फोकस रहा है। तो इसके बाद आप एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पर फाइनली, द टॉपिक डिमांड्स एनालिसिस ऑफ जेंडर थ्रू द सोसाइटी एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस।
द फोकस इज ऑन ग्रास रूट एक्टिविज्म, चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन, transformative contributions of women throughout the history. अब आप पीवाई क्यूज देखो, आपके सामने जो लिखे हैं वहां पर उनको समझने की कोशिश करो। डिस्कस द चेंजिंग रोल ऑफ वुमन इन इंडियन सोसाइटी। हिस्टोरिकली आपको एनालाइज करना है कि वुमन का रोल चेंज कैसे होता है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई वुमन एम्पावरमेंट इन इंडिया नीड्स जेंडर बजटिंग, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड स्टेटस इन दिस रिगार्ड। ये पॉइंट को एक समझो यहाँ पे, रिक्वायरमेंट्स एंड स्टेटस, यानी कि वुमन को लेके जेंडर बजटिंग होगी कैसे वो बताओ, कि उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या, और स्टेटस यानी कि इस मोमेंट पे डेटा के साथ एम्फसाइज करके बताओ। द वर्ड स्टेटस इज इंपॉर्टेंट। सो आपको यहाँ पर बिल्कुल एनालिटिकल तरीके से एग्जामिन करके बताना है विद फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सो दैट मीन्स यू हैव टू ऑल्सो फोकस हियर ऑन रिमेम्बरिंग सम facts and bits and pieces which are there so that you are able to write a good answer. तीसरा क्वेश्चन देखो कि सर हाउ डज पेट्रियार्की इम्पैक्ट द पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमन इन इंडिया। पेट्रियार्की नॉट इम्पैक्टिंग वुमन, पेट्रियार्की इम्पैक्टिंग द पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमन, टू स्पेसिफिक कैटेगरीज। बहुत स्पेसिफिक नॉलेज मांगता है ये क्वेश्चन, कि वर्किंग क्लास वुमन, और वो भी मिडिल क्लास वाली जो वर्किंग क्लास में गई है और वर्किंग क्लास की वुमन बनी है। तो इट रिक्वायर्स वेरी प्रिसाइज नॉलेज। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंसेप्चुअल एरर्स करते हैं जेनरिक आंसर लिख देने में, कि अच्छा हाउ डज पेट्रियार्की इम्पैक्ट वुमन इन इंडिया। तो वर्किंग क्लास और मिडल वो खाई गए अपने हिसाब से। सो डोंट अंडरटेक एनी सच काइंड ऑफ असम्पटिव एरर्स। आंसर राइटिंग की जो अभी क्लासेस हुई हैं पिछले 1-2 हफ्ते, उसमें बताया आपको मैंने ये सब चीजें कैसे आप लोग गलतियां करते हो। सो व्हाट आर द फोरसाइट्स? सो सम फोरसाइट्स दैट वी कैन डेवलप बेस्ड ऑन द सिलेबस, बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज दैट आर देयर। डिजिटल फेमिनिज्म पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन स्पेसेस ऑन द एवोल्यूशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। इस पे एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस साल अगले साल कभी भी है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो मैं बड़े टाइम से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में, खास करके जो आज का पीरियड है, उसमें वुमन लेबर पार्टिसिपेशन में क्या इम्पैक्ट आया है। अगेन वेरी प्रिसाइज क्वेश्चन, बट आई बिलीव दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज एनी डे एक्सपेक्टेड दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, कि पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में वुमन का लेबर पार्टिसिपेशन में कितना इम्पैक्ट घटा है, बढ़ा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। Then one question I believe is always going to be asked is going to be upon intersectionality पे। इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि भाई दो इश्यूज को ज्वाइन करना। हेल्थ को ज्वाइन कर दिया उन्होंने लेट से ट्राइबल राइट्स, डिजिटल को उन्होंने ज्वाइन कर दिया लेट से गिग वर्क से। तो इस तरीके से जो इंटरसेक्शनैलिटी है, फ्यूज्ड इश्यूज, टू सेपरेट इश्यूज बट बोथ यू नो इम्पैक्टिंग ईच अदर। हेल्थ का ट्राइबल वर्क, ट्राइबल वुमन के ऊपर, डिजिटल का गिग वर्क के ऊपर, या फॉर दैट मैटर जैसे अभी ऊपर मैंने आपको बताया वुमन लेबर पार्टिसिपेशन, इसको वो प्रिसाइसली आपसे पूछ लेगा या तो अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया में नहीं पूछेगा तो वो एग्रीकल्चर में पूछ लेगा या गिग वर्क में पूछ लेगा, किसी भी जगह पूछ सकता है वो। आईटी सेक्टर में पूछ लेगा कि आईटी सेक्टर की जॉब्स में क्या इम्पैक्ट है। तो चॉइस कुछ भी है सर, देखे नास की नहीं थी। बट ये इंटरसेक्शनैलिटी एक थीम बनती है सर, जिसपे सवाल आने की संभावना बहुत हाई है। तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। द वर्ड फर्स्ट हियर इज टू बी अंडरस्टूड इज पॉपुलेशन सर। पॉपुलेशन का यहाँ पर मतलब ये है कि सर टोटल ह्यूमन काउंट। और इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन आना इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि सर अब सेंसस अनाउंस हो चुका है। पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन, इम्प्लीकेशन पे पॉपुलेशन के, किस पे, जैसे इम्प्लीकेशन ऑफ डेंसिटी, डेमोग्राफी, डेंसिटी डेमोग्राफी,
टोटल ह्यूमन काउंट। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं सर एसोसिएटेड इश्यूज, एसोसिएटेड इश्यूज का यहाँ पर मतलब ये होता है कि सर इंडिया का डिपेंडेंसी रेशियो। इसके बाद आता है सर प्रॉब्लम ऑफ एजिंग। फिर आता है सर माइग्रेशन प्रॉब्लम, सेक्स रेशियो की प्रॉब्लम। इसके साथ साथ आपका आता है सर वर्कफोर्स बर्डन इन इंडिया। वर्कफोर्स बर्डन की मतलब कौन से सेक्टर में कितना वर्कफोर्स है, क्या उसमें उतनी आवश्यकता है या नहीं है। तो डिपेंडेंसी रेशियो, एजिंग, माइग्रेशन, वर्कफोर्स बर्डन, सेक्स रेशियो, इनको कहते हैं एसोसिएटेड इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। दीज आर ऑल एसोसिएटेड इश्यूज। लेकिन अब बेस्ड अपॉन द, आप देखो अगर एक बार क्वेश्चंस, मैं आपको वो लाइन लिखवा दूंगा अभी बीच में, आप एक बार जरा क्वेश्चंस पे नजर मारो, तो पॉपुलेशन ग्रोथ एज आउटस्पेस्ड डेवलपमेंट एफर्ट्स। अब देख रहे हो इस चीज को कि पॉपुलेशन का एसोसिएटेड इशू इन्होंने क्या उठाया है यहाँ पर, डेवलपमेंट। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पॉपुलेशन पे नहीं है सर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, माइग्रेशन इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, एग्जामिन द सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। ये टाइप के क्वेश्चन में बच्चा क्या करेगा, माइग्रेशन, माइग्रेशन की डेफिनेशन, माइग्रेशन का डेटा लिखाएंगे। वो पूछ रहा है सर सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, वो बताओ, वो पता ही नहीं। बहुत स्पेसिफिक और प्रिसाइज क्वेश्चन है सर। तीसरा वाला देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड, अचीव होगा नहीं होगा, क्या स्टेटस है क्या नहीं है, ये चीज। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए सर, मीनिंग एंड रेलेवेंस में, दैट द क्वेश्चन फोकस ऑन पॉपुलेशन एंड इट्स implications ऑन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। वेयर फोकस इज ऑन issues like resource pressures and migration induced challenges। ठीक है जी। अब इससे हमें फोरसाइट क्या मिलता है कि आने वाले समय में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं सर। एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है इस साल या अगले साल पक्का पूछेंगे, वो है आपका इम्पैक्ट ऑफ फर्टिलिटी डिक्लाइन। कि आज की डेट में जो ये फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रहा है, इसकी वजह से हम एक पोटेंशियली एजिंग सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर हम एक पोटेंशियली एजिंग सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो सर फर्टिलिटी डिक्लाइन और एजिंग सोसाइटी के बीच में इम्पैक्ट क्या होगा और गेम क्या होगा, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत हाई है। दूसरी चीज सर, यहाँ पर आज की डेट में इंटरनल माइग्रेशन, इसका रिलेशनशिप पूछेंगे रिसोर्स के ऊपर, और उसको लिंक करेंगे एक्सटर्नल माइग्रेंट्स से, क्योंकि अभी माइग्रेशन को रिलेटेड एक बिल भी आया है इंडिया में। और जो वो माइग्रेंट्स वाला बिल आया है मई के महीने में, उस बिल में एक्सटर्नल जो माइग्रेंट्स इंडिया में आए हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी कंट्रीज में डिपोर्ट करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये पूछेंगे कि भाई ये जो एक्सटर्नल माइग्रेंट्स थे, इन्होंने इंटरनल माइग्रेंट्स के रिसोर्सेज को कैसे इम्पैक्ट किया। क्योंकि ऑलरेडी ये इंटरनल माइग्रेंट्स एक रिसोर्स डेफिशिएंट एरिया से रिसोर्स सरप्लस एरिया में जाते हैं, और उस रिसोर्स सरप्लस एरिया में एक्सटर्नल माइग्रेंट्स आ जाते हैं बाहर की कंट्री वाले। तो वो कैसे इस रिसोर्स को खा रहे हैं जो इन लोगों के लिए इनके हक में था। ये क्वेश्चन इस बार इस प्रकार का टफ क्वेश्चन अगर बनाना चाहें तो वो पक्का बनाएंगे सर। तीसरा क्वेश्चन सर इस पे पक्का आएगा, रीजनल डेमोग्राफिक एसिमिट्री पे। क्योंकि ये चर्चा अभी चली है न्यूज में, आपने देखा होगा पिछले एक 3-4 महीने से ये चली है, क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स हैव बीन अपोजिंग व्हाट इज कॉल्ड एज द काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन और रिवॉर्डिंग द पॉपुलेशन इन द नॉर्दर्न स्टेट्स विद द सदर्न स्टेट्स। तो वो जो सो कॉल्ड नॉर्थ साउथ डिवाइड, एंड वो भी डेमोग्राफिक डिवाइड, उसके ऊपर कि रीजनल डेमोग्राफिक एसिमिट्री और इसका इम्प्लीकेशंस ऑन द डेवलपमेंट, इम्प्लीकेशन ऑन द पॉपुलेशन कंट्रोल, इसके ऊपर क्वेश्चन आना बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है सर। ठीक है जी। टॉपिक 4 पे आते हैं सर। टॉपिक 4 है हमारा पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं सर, पॉवर्टी। इस वर्ड को अगर हम डिफाइन करें तो सर यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक और केपेबिलिटी फैक्टर्स,
ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं पॉवर्टी को बढ़ाने घटाने में, इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। किस तरीके से सोशियल इकोनॉमिक और कैपेबिलिटी फैक्टर्स पॉवर्टी को बढ़ाने में और पॉवर्टी को घटाने में दोनों जगह पर किस प्रकार से इंपैक्ट करते हैं। और दूसरा वर्ड है सर डेवलपमेंट इश्यूज। डेवलपमेंट इश्यूज का मतलब ये है कि सर आज की डेट में इंक्लूसिव ग्रोथ को लेके क्या चैलेंजेस हैं, आज की डेट में डिस्पैरिटीज को लेके क्या चैलेंजेस हैं, आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को लेके क्या चैलेंजेस हैं, आज की डेट में कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके क्या चैलेंजेस हैं। तो यहाँ पर ये जो चैलेंजेस है ना सर, ये आइसोलेटेड चैलेंजेस नहीं है, दे आर रिलेशन इन रिलेशन टू पॉवर्टी। कि पॉवर्टी की वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट होगा, पॉवर्टी की वजह से रीजनल डिस्पैरिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या रीजनल डिस्पैरिटी पॉवर्टी को बढ़ाएगी या घटाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट का क्या पॉवर्टी से रिलेशनशिप है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट होने से पॉवर्टी बढ़ती है या पॉवर्टी की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट और बढ़ता है। आप फर्क देख रहे हो दोनों टाइप के क्वेश्चन में। तो ये टाइप की थिंकिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। यहां पर एक लाइन लिख लीजिए, द सिलेबस फोकसेज ऑन मल्टी डायमेंशनल डेप्रीवेशन, रूरल अर्बन इनइक्वालिटी, क्लास कास्ट इंटरसेक्शन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अब आप क्वेश्चन देखिए अपने सामने सर। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिस्पाइट गवर्नमेंट इनिशिएटिव पॉवर्टी परसिस्ट। आप इस क्वेश्चन को देखो कि भाई गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होने के बावजूद भी पॉवर्टी आज की डेट में परसिस्ट कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैव नॉट बीन एबल टू टैकल पॉवर्टी। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड, बट दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द पॉवर्टी अप्रोचेज एट सोशल इकोनॉमिक एंड कैपेबिलिटी लेवल एंड हाउ दे आर अनेबल टू हेल्प इन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, एग्जामिन द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी इन इंडिया। कि पॉवर्टी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, यानी कि सर जो पॉवर्टी स्कीम है वो पिछले जनरेशन पे भी इम्पैक्ट नहीं कर पाई और आगे भी नहीं कर पा रही। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें सर, हाउ डज डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट ट्राइबल कम्युनिटीज। रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन। सो बेस्ड अपॉन दिस थॉट मेरे को लगता है कि इस बार जो फोरसाइट हमारा बनता है उसमें तीन चार चीजें बहुत क्लियर हैं सर। पहली चीज तो ये है बेटा कि इस बार क्वेश्चन इस पे बनेगा सर, क्लाइमेट इंड्यूस्ड वल्नरेबिलिटी एंड क्लाइमेट इंड्यूस्ड पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इस पे बनेगा सर, ये क्वेश्चन आने की संभावना और भी ज्यादा है, इस पे शायद ऐसे भी आ जाए कि किस प्रकार से सर डिजिटल इनइक्वालिटी टुडे इज बेसिकली अ न्यू फॉर्म ऑफ पॉवर्टी। डिजिटल इनइक्वालिटी कि क्या आज की डेट में सिर्फ हम जब बात करते हैं सोशल इकोनॉमिक और कैपेबिलिटी की, तो क्या उस कैपेबिलिटी में डिजिटल कैपेबिलिटी भी आती है या नहीं आती। इस पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत आई है सर। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है सर, विद रिस्पेक्ट टू अगेन एन इंटरसेक्शनलिटी क्वेश्चन, अर्बन पॉवर्टी एंड स्लम रीडेवलपमेंट। ये इसलिए आ सकता है क्योंकि अभी धारावी स्लम का पूरा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। बैकवर्ड लिंकेज के तहत ये क्वेश्चन बन सकता है इस साल, अगले साल, कभी भी, कि भाई अर्बन एरियाज में पॉवर्टी के कारण और उसकी वजह से डेवलपमेंट एंड प्रोलिफरेशन ऑफ स्लम और स्लम का रीडेवलपमेंट किस प्रकार से मदद करेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट इस थॉट पे आ सकता है। समझ में आया जी। टॉपिक आते हैं अगले पे बेटा, टॉपिक 5, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। सर सिलेबस में वर्ड है सबसे पहला अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि सर रूरल एरिया से अर्बन एरिया में पॉपुलेशन शिफ्ट करती कैसे है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या ड्राइवर्स हैं, क्या कभी रिवर्स भी होता है कि अर्बन से रूरल में चले जाएं।
तो वो एरिया यहाँ पर डिबेट किया जाता है। सिलेबस की स्ट्रक्चरिंग देखो सर, यहाँ पे इन्होंने लिखा है THEIR। THEIR का मतलब होता है सर उनका, और THERE का मतलब होता है उधर, देर देर। EIR वाला जो है यहाँ मतलब उनका, अर्बनाइजेशन और उसकी प्रॉब्लम्स, अर्बनाइजेशन और उसकी रेमेडीज। ये सिलेबस ध्यान से समझ लो। देयर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स यानी कि अर्बनाइजेशन की वजह से कंजेशन की प्रॉब्लम आज की डेट में, अर्बनाइजेशन की वजह से पोल्यूशन की प्रॉब्लम आज की डेट में, अर्बनाइजेशन की वजह से स्लम प्रॉब्लम आज की डेट में, वाटर चैलेंजेस, और सबसे बड़ी बात, ब्रॉड क्वेश्चन अगर देना हो जनरल लेवल पे, गवर्नेंस फेलियर्स, रेमेडीज। रेमेडीज का क्या मतलब हुआ सर? रेमेडीज का मतलब हुआ सर कि किस प्रकार से प्रॉब्लम का हल किया जा रहा है। हल किया जा रहा है का मतलब ये है कि सर अर्बन प्लानिंग में क्या हो रहा है, स्मार्ट सिटीज को लेके क्या हो रहा है, अर्बन मोबिलिटी को लेके क्या हो रहा है, मोबिलिटी कंजेशन चैलेंज को एड्रेस करती है। और गवर्नेंस फेलियर में पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस कैसे मदद करती है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। यहां पर एक लाइन लिख लीजिए, द सिलेबस टेस्ट्स हाउ अर्बनाइजेशन इज एन अपॉर्चुनिटी एंड अ प्रॉब्लम with a special rising focus on how governance challenges are now emerging as urbanization challenges. How governance challenges are emerging as urbanization challenges. ये पॉइंट समझने की आवश्यकता है। गवर्नेंस फेलियर वाला पॉइंट जो भी आपको मैंने बताया, और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस वाला पॉइंट जो भी आपको बताया। PYQs देखिए आपके सामने लिखे हैं सर, इंसाइट्स मिलेंगे आपको पढ़ के, कि डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट। अर्बनाइजेशन बढ़ेगी तो अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट बढ़ेगा। वाई आर इंडियन सिटीज पुअर डिस्पाइट अर्बनाइजेशन? क्योंकि जो रूरल एरिया से आदमी आ रहा है वो अर्बन एरिया में आके अर्बन एरिया की इकोनॉमिक पोटेंशियल को बढ़ा ही नहीं पा रहा। कैन स्मार्ट सिटीज मिशन एड्रेस दी अर्बन केओस इन इंडिया? तो इस प्रकार की क्वेश्चन है। इससे हमारे को फोरसाइट क्या मिलता है सर? फोरसाइट ये मिलता है कि जिस थॉट पे यूपीएससी चला है उसमें वो आने वाले समय में नंबर वन हमसे ये पूछ सकता है कि सर पेरी अर्बन एरियाज जो हैं, इनका आज की डेट में राइज क्यों हो रहा है, और ये गवर्नेंस डेफिसिट से कैसे रिलेटेड है? क्योंकि सर कोई भी पेरी अर्बन एरिया जो है, अर्बन एरिया की पेरिफेरी में जो इमर्ज कर रहा है वो अर्बन एरिया का अनप्लैन्ड एक्सपेंशन है। तो हाउ डज दैट एक्ट एज अ साइन ऑफ गवर्नेंस डेफिसिट? नंबर वन। नंबर टू, आज की डेट में एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो ये आ सकता है सर, अर्बन लेवल पर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, एंड ये अर्बन लेवल पर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो है, ये आज की डेट में अर्बन पोल्यूशन में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है? तो यहाँ पर वो आपसे अर्बन फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन ग्रीन स्पेसेस, इस थॉट के ऊपर क्वेश्चन प्रोबेबली वो पूछ सकता है सर। और तीसरा यहाँ पर ये है सर जो आ सकता है एक इंटरसेक्शनलिटी वाला क्वेश्चन, दैट कैन बी ऑन गिग इकोनॉमी एंड अर्बन लेबर वल्नरेबिलिटीज। अर्बन लेबर वल्नरेबिलिटीज, समझ में आया जी आपको? टॉपिक 6 पे आते हैं जी, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। इफेक्ट, इस वर्ड का क्या मतलब है सर? इफेक्ट का मतलब होता है सर इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट दो ही चीजों का होता है सर, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दूसरा यहाँ पर है ग्लोबलाइजेशन वर्ड। सर ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, वो सोशल भी है और कल्चरल है, मोर इम्पोर्टेंटली। क्योंकि सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन हम इकोनॉमी के नजरिए से नहीं पढ़ेंगे, सोशल एंड कल्चरल नजरिए से पढ़ेंगे।
और इंडियन सोसाइटी की जब यहाँ पर बात की जा रही है तो यानी कि इंडियन सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं, इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन हैं, इंडिया का जो कल्चर है, क्या ये अडेप्ट कर पा रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो आ रही हैं वैल्यूज, या उनको रेजिस्ट कर रहा है। तो इंडियन सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं, इंडियन सोसाइटी में जो सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, इंडियन सोसाइटी में जो कल्चर है, अभी आपने देखा कि जैसे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था महाकुंभ, एक होली पवित्र गैदरिंग, और इस महाकुंभ में आपने वो देखा होगा द सो कॉल्ड डिजिटल स्नान, फोटोग्राफ लेके जो है गंगा में स्नान कराया जा रहा है बंदे का। सर ये है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। आप समझ रहे हो इस चीज पे कि क्या ये सोसाइटी का अडेप्टेशन है या सोसाइटी का रेजिस्टेंस है। तो सोच इस नजरिए से अगर आप रखोगे तो आप इस चीज को बेटर लिख पाओगे। एक लाइन लिख लो, ग्लोबलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी टेस्ट्स वैल्यूज, रिलेशनशिप्स, इंस्टीट्यूशंस थ्रू द प्रिज्म ऑफ कल्चरल होमोजिनाइजेशन, कल्चरल होमोजिनाइजेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, लैंग्वेज लॉस एंड कंज्यूमरिज्म। क्वेश्चंस देखिए जो आपके सामने, ग्लोबलाइजेशन हैज कल्चरल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इंडियन फैमिलीज, मतलब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट वो भी कल्चरल और सोशल लेवल पर, और वो भी स्पेसिफिकली इंडियन फैमिली के ऊपर। प्रिसाइज टू द पॉइंट क्वेश्चन, पहली बात। दूसरा देखिए सर, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन यूथ एस्पिरेशन, कि सर यूथ की एस्पिरेशन, सबको आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड में आना है, उस यूथ की जो एस्पिरेशन है सोशल लेवल पर वैलिडेशन चाहने की, वो ग्लोबलाइजेशन से कैसे बढ़ रही घट रही है। ग्लोबलाइजेशन वर्सेस इंडियन ईथोस, हाउ डू दे को एग्जिस्ट, यानी कि हमारी जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर ग्लोबलाइजेशन की जो वैल्यूज हैं उसका क्या यहाँ चाह रहा है। आज की डेट में इसी रीजन से आप देखिए कि सर डिजाइनर कुर्तियां आ गई हैं। एक टाइम पे होता था प्रॉपर सूट जो मम्मियां पहनती थी सबके घरों में, लेकिन अब आ गई डिजाइनर कुर्ती जो पहनती हैं यंग लड़कियां। ये होता है एग्जाम्पल इस प्रकार का कि भाई इंडियन इथोस के साथ ग्लोबलाइजेशन ब्लेंड कर गया। हम समझ रहे हो इस चीज को। इसके बेसिस पे हमें क्या फोरसाइट निकलता है सर, फोरसाइट ये निकलता है कि नंबर वन, सबसे पहले क्वेश्चन इस पॉइंट पे आ सकता है सर, जो मुझे लग रहा है क्योंकि आना चाहिए, राइज ऑफ वर्चुअल आइडेंटिटीज एंड मेंटल हेल्थ, कि आज की डेट में किस प्रकार से वर्चुअल आइडेंटिटीज जो हैं वो बेसिकली अफेक्ट करती हैं मेंटल हेल्थ को। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है सर, कल्चरल नॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन लेड ओटीटी, क्योंकि आज की डेट में ये सो कॉल्ड नेटफ्लिक्स कल्चर जो है, किस तरीके से ये इंडिया की वैल्यूज को इरोड कर रहा है, कर भी रहा है, नहीं कर रहा है, या हमें लग रहा है कि बस हो रही है वैल्यूज इरोड। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है सर, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद के सिनेरियो में मैं बोल रहा हूँ कि क्या ग्लोबलाइजेशन से हमने सोसाइटी में इतनी खुली छूट दे दी कि आज की डेट में नरेटिव मिसमैनेजमेंट हो रहा है। ये सोसाइटी और सिक्योरिटी दोनों जगह क्वेश्चन आएगा, सिक्योरिटी में तो खैर आएगा ही आएगा, बट अलग तरीके का आएगा। सिक्योरिटी में तो क्वेश्चन आएगा कि भाई ड्रोन्स के आ जाने से आज की डेट में इन्फेंट्री और आर्मरी किस प्रकार से रेलेवेंट या इरेलीवेंट है, खैर वो डिबेट ही अलग है। बट यहाँ पर ये चीज को समझो सर, नरेटिव मिसमैनेजमेंट, जो आपके सामने अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आ रहा था, हमारा राफेल गिर गया, हमारे राफेल में एक फीमेल पायलट थी, फीमेल पायलट को भी उन्होंने पकड़ लिया, फीमेल पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है। आप समझ रहे हो इस प्रकार का जो नरेटिव मिसमैनेजमेंट था। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। टॉपिक 7 पे आते हैं, छोटा सा टॉपिक है सर, सोशल एम्पावरमेंट।
सोशल का मतलब होता है सोसाइटी एंड इट्स वेरियस ग्रुप्स। एम्पावरमेंट का यहाँ पर मतलब होता है सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ का यहाँ पर मतलब होता है सर अटोनमी। अटोनमी सेल्फ वर्थ, कि किस तरीके से आप एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में, एक ग्रुप की सेल्फ वर्थ और उसकी अटोनमी को इम्प्रोवाइज करते हो। वो कैसे मार्जिनलाइज हुई और इम्प्रोवाइज होगी। यहाँ एक लाइन लिख लीजिए सर। दिस टॉपिक इन्वॉल्व्स एनालिटिकल स्टडीज ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, पॉलिटिकल सेल्फ असर्शन। क्वेश्चंस देखिए आपके सामने है सर। हाउ हैज द सिविल सोसाइटी कंट्रीब्यूटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड? सोशल एम्पावरमेंट विदाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज अ मिथ। अम्बेडकर जी की स्टेटमेंट है ये। तो इस प्रकार के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। खैर यहाँ पर हम फोरसाइट के बेसिस पे दो तीन चीजें इन्फर कर सकते हैं कि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, और जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे नंबर वन इस पॉइंट पे। गौर कीजिएगा इसको, राइज ऑफ दलित एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा खास करके आज की डेट में कि किस प्रकार से ट्राइबल वेलफेयर करने के लिए हमें इनोवेटिव अप्रोचेस की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट बुक अप्रोचेज हैं वो अब सैचुरेट हो गई हैं। तो ट्राइबल एरियाज को रीच आउट करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए एक नया तरीके की आवश्यकता है। और एक क्वेश्चन जो कभी भी आ सकता है, जो आया नहीं है बहुत लंबे समय से, वो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके। क्योंकि इंडिया में सर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज सीन एज अ वेरी पॉजिटिव कम्युनिटी, बिकॉज यहाँ पर जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हम एक सोशियो कल्चरल लेंस से देखते हैं। अमेरिका में वही कम्युनिटी को वोक कल्चर के लेंस से देखा जाता है। तो यहाँ पर वो वोकिज्म नहीं है सर। यहाँ पर यह है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, और उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए क्या सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रक्चर होना चाहिए। और इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है। वो सब चीज़ों को ब्लेंड करके एक क्वेश्चन यहाँ बनना कभी भी आ सकता है। टॉपिक 8 पे आते हैं सर, लास्ट टॉपिक है हमारा। इजी है, इस पे रिलेटिवली क्वेश्चन कम आएंगे फॉर रीजंस दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नेम ऑफ द टॉपिक ऐसा है, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो आएगा, और आए भी हैं इनफैक्ट। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आए। सर कम्युनलिज्म का मतलब यहाँ पे होता है कि सर किस प्रकार से देर इज पोलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। इस नजरिए से देखते हैं बेटा, कि पोलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, कम्युनलिज्म। रीजनलिज्म का मतलब ये होता है कि सर लॉयल्टी टू रीजन ओवर नेशन। ये टेंडेंसी देखने को बड़ी मिलती है कर्नाटका में, पंजाब में, जहाँ पे खालिस्तान की रीजनल टेंडेंसी ओवर नेशन। कर्नाटका में वो कहते हैं कि भाई वी विल नॉट स्पीक इन हिंदी। अभी रिसेंट टाइम में महाराष्ट्र में भी देखने को मिली है, यू शुड स्पीक इन मराठी। आप समझ रहे हो? तो ये जो एक सो कॉल्ड लॉयल्टी टू रीजन ओवर नेशन है ना सर, ये नेशन को नीचे लेके जाती है। और सेकुलरिज्म तो आप जानते ही हो सर, स्टेट, रिलीजन, इक्विडिस्टेंस। इफ आई यूज द वर्ड रिलीजियस इक्विडिस्टेंस, पॉल साइंस में यूज करते हैं पेपर वन पॉलिटिकल थ्योरी में, स्टेट और रिलीजन के बीच में एक इक्विडिस्टेंस। एनीवे आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन सेकुलरिज्म, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन राइट डाउन वन लाइन। द टॉपिक फोकसेज ऑन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजनल आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड सोशल हार्मनी।
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड सोशल हार्मनी। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बड़ी इजी हैं अगर आप देखो तो। डिस्कस द रीजन फॉर ग्रोइंग रीजनलिज्म इन इंडिया। इंडियन सेकुलरिज्म इज अंडर स्ट्रेस, कमेंट। डू यू थिंक राइजिंग कम्युनल टेंशन थ्रेटन नेशनल इंटेग्रिटी? ठीक है जी। तो ये हमें फोरसाइट बताता है कि आने वाले समय में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। नंबर वन, इस चीज पे, सर रोल ऑफ सोशल मीडिया इन फ्यूलिंग कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का जो रोल है वो पूछा जा सकता है सर। अच्छा, यहाँ पर अभी तक इन्होंने ना क्या करा है सर, इंडियन वर्सेस वेस्टर्न सेकुलरिज्म पूछा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये 2-3 बार पूछ चुके हैं, तो अब ये पूछने के बजाय ना वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि इंडियन स्पिरिचुअल सेकुलरिज्म वर्सेस मॉडर्न सेकुलरिज्म। यानी कि मूल रूप से कहने का मतलब ये है कि सर हमारे जो एंशंट रिलीजियस टेक्स्ट्स थे उनमें जो सेकुलरिज्म का वर्जन है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न सेकुलरिज्म विच वी हैव अडॉप्टेड एज अ पोस्ट रेनेसां डेफिनेशन इन आवर कंट्री टुडे, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बनी है डेफिनेशन, रेनेसां रेफॉर्मेशन के बाद इवॉल्व हुई है। तो क्या इंडियन स्पिरिचुअलिटी भी उसी चीज पे फोकस करती थी? ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत आई है। और तीसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ सकता है सर, जो अपना ऑलरेडी आज की डेट में बड़ा कॉमन है, रीजनल टेंडेंसीज को लेके। जो मैंने आपको बताया कि भाई किस प्रकार से कर्नाटका में, किस प्रकार से आज की डेट में महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, अभी कमल हसन वाला एपिसोड भी वही हुआ पूरा, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो पिछले एक हफ्ते में। तो ये चीजें न्यूज में ना चलती रहती हैं बेसिकली। तो इसको लेके क्वेश्चन इस प्रकार का कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। क्लियर हो गया जी। तो ये है सर बेसिक आपको जो आइडिया होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस, और विद रिस्पेक्ट टू कि किस प्रकार से उनका थॉट प्रोसेस है, चलता आया है और चलेगा आगे। सो आई बिलीव कि आपको इससे एक सोसाइटी को लेके सबसे पहली चीज ये समझ आ गई होगी कि थिंग्स आर नॉट जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब ये है कि आप सीधा सीधा 15-20 पन्ने की सोसाइटी पढ़ के आंसर नहीं लिख सकते। वो क्वेश्चन बड़े प्रिसाइज और स्पेसिफिक होते हैं, सो दे डिमांड वेरी स्पेसिफिक नॉलेज। और दूसरा, मैं आपको जो हर बार कह भी चुका हूँ पहले भी, और खैर आगे के लिए भी रेलेवेंट है, कि इट्स ऑल गेम ऑफ डायरेक्टिव वर्ड्स। तो जहाँ पर एग्जामिन है वहाँ एग्जामिन करना है, जहाँ पे डिस्कस है वहाँ डिस्कस करना है, जहाँ एक्सप्लेन है वहाँ एक्सप्लेन करना है। हम एक्सप्लेन में डिस्कस, डिस्कस में एग्जामिन करके आ जाते हैं तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया सबको? चलो गुड है। फिर 9:30 मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना डिनर कर लीजिए। सो वील स्टार्ट विद द कोर्स, वील स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे, एंड वील स्टार्ट स्टडिंग सोसाइटी। एंड सोसाइटी में इस महीने मैंने आपको 3 दिन की क्लासेस दी हैं, 6 क्लासेस जो हैं। फिर नेक्स्ट मंथ दोबारा क्लासेस होंगी और अगस्त में दोबारा क्लासेस होंगी। तो बाय अगस्त वील कवर इन अराउंड 20+ क्लासेस द इंटायर सोसाइटी पार्ट, ठीक है जी। तो वील बी एबल टू कम्प्लीटली डू दैट एंड फिनिश दी सोसाइटी इन 3 मंथ्स। एंड नेक्स्ट मंथ से आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि वील स्टार्ट विद एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स which will go on for 9 months all the way up till March. So we'll do it holistically with case studies, scholars, everything, completely new content altogether. चलिए मिलते हैं 9:30।